नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में पीएनडीटी अधिनियम 1994 के उल्लंघन के मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के अनुमोदन के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए सख्त कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार पिरान कलियर स्थित सिटी हेल्थ केयर सेंटर की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। जांच में पता चला है कि केंद्र में मौजूद अल्ट्रासाउंड मशीन को अवैध रूप से बेचा गया था, जो इस अधिनियम के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन माना जाता है। इस मामले में सेंटर संचालन डॉक्टर बिलाल रिजवी और मंगलोर निवासी राजा अली के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि भ्रूण लिंग जांच और उससे जुड़े अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने साफ किया है कि इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कानूनी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस अधिनियम का उद्देश्य भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाना और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है। ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि अवैध तरीके से बेची गई अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। अभी कार्रवाई भी की जा रही है और पिछले अप्रैल की बात करूं तो 4 सेंटर सीज किए जा चुके हैं और एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ हमने कार्रवाई भी कर दी है। वहां पर डॉक्टर्स के खिलाफ कि अल्ट्रासाउंड मशीन ही हमारी गायब हो चुकी थी, वहां पर सील की गई थी। और अभी एक और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए परसों तक मैं आपको न्यूज़ दूंगा कि डिग्री अभी जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो डिग्री उसकी फर्जी है, तो उसको मैंने एमसीआई से कंफर्म कर लिया है। जहाँ तहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह से सेंटर खुल रहे हैं, मशीनें बाहर से लाके लगाई जा रही हैं, जांचें हो रही हैं, तो किस तरह से इस पर नहीं, देखिए पीएनडीटी एक्ट इतना टफ एक्ट है, उसमें बाहर से मशीनें नहीं आ सकती। विदाउट रजिस्टर्ड कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं खोला जा सकता है, ना ही कोई कंपनी अल्ट्रासाउंड मशीन दे सकती है, ना कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है। तो पीएनडीटी एक्ट में तो क्लियर है। और जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, जो अभी संज्ञान में आया है, इसका पर्पज़ क्या होता है कि पीएनडीटी एक्ट में हम उनको वेरीफाई करते हैं फिजिकली बुलाकर, मैं या मेरा एडिशनल से नोडल करते हैं, इसी वजह से पकड़ में आता है। आमतौर पर मुखबिर योजना के तहत ये भी जो पिरान कलियर में नर्सिंग होम या जो हम क्लिनिक हैं जो पकड़ी गई है, मुखबिर योजना के तहत उसने मना कर दिया, मुझे प्राइस नहीं चाहिए, बस इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई थी। उसी के परिणाम से डीएम साहब से परमिशन लेकर तत्काल वहाँ पर हमारी पूरी टीम गई, उसको पकड़ा और केस हो गया है। कि कोई भी व्यक्ति या मीडिया के माध्यम से जैसे संज्ञान में आता है, आप लोग अच्छे ढंग से अवेयर है, तत्काल मेरे स्तर से जो हमारी टीम है 2-3 दिन मैक्सिमम जो शिकायत मिलती है वहाँ कार्रवाई होती है। और रेगुलर हफ्ते में 1 से 2 बार कंटिन्यू हमारी टीम फील्ड में जा रही है। लगभग 23-24 लाख ऑलरेडी हमने उसको पेनल्टी के तौर पर ले लिया है। 65 से ज़्यादा नर्सिंग होम ऑलरेडी बंद किए जा चुके हैं। आप सबके संज्ञान में ऑन द पेपर की बात कर रहा हूँ और अभी कार्रवाई भी की जा। तो वहीं हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सीवरेज कार्य के चलते खोदी गई सड़कों पर अब मरम्मत कराई जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा दिन रात सड़क पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। प्रशासन का उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी प्रभावित मार्गों को पूरी तरह से सुचारू कर दिया जाए, ताकि तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय जनता को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। अधिकारियों के मुताबिक बीते एक दिन में पैकेज 1 और पैकेज 2 के तहत कुल 56 मीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस स्थानों पर सड़कें दोबारा बनाई जा रही है, जबकि कई जगहों पर मरम्मत और लेबलिंग का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में खराब सड़कें और अधूरे निर्माण कार्य यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने भी सड़क मरम्मत कार्यों में तेजी आने पर राहत जताई है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़कों की खराब स्थिति के कारण आवाजाही में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। फिलहाल प्रशासन लगातार निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा है और अधिकारियों को मौके पर जाकर गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
चैलेंजिंग सिचुएशन तो है ही, क्योंकि हमें काम अभी करना है। कुंभ से पहले और कावड़ से पहले हमें काफ़ी काम अभी खत्म करना है। जो मुख्य सचिव महोदय ने बैठक की थी, उन्होंने कहा है कि 30 जून तक जितना कार्य है उसको रिस्टोर कर लिया जाए और नई खुदाई का काम आफ्टर कावड़ ही टेकअप करेंगे, और वो भी उतना ही टेकअप करेंगे जो कुंभ से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। यात्रा हमारी लक्सर रोड पर ज़्यादा इफेक्टेड रहती है, तो हम कावड़ यात्रा हमारा शायद जुलाई में आएगी, तो हम सिर्फ 30 जून तक ही वहाँ पे एक्सकवेशन करेंगे। एक्सकवेशन के बाद जो रोड रेस्टोरेशन का कार्य है वो NH देहरादून के द्वारा किया जाना है, उनको हमने फंड ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो जैसे ही हम थोड़े थोड़े स्ट्रेचेस को, जैसे DM साहब के आदेश हैं कि 200-200 मीटर के स्ट्रेचेस में काम करके उनको ट्रांसफ़र करते रहेंगे, वो साथ साथ रोड रेस्टोरेशन का कार्य करते रहेंगे। 30 जून के बाद उस रोड पर हम कोई भी एक्सकवेशन नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को हमने ऑलरेडी नोटिस दे दिया है, 30 जून के बाद कोई कार्य वो एक्सकवेशन नहीं करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवाओं को इस योजना के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह गड़िया, बालवीर पनवार समेत कई वरिष्ठ नेता, पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस दौरान खटीमा पहुंचे कर्नल नेगी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कर्नल नेगी ने कहा कि जब अग्निपथ योजना लागू हुई थी, कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध कर रही है। उन्होंने इस योजना को युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा अन्याय बताते हुए कहा है कि 4 साल की सेवा के बाद युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस योजना से युवाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और स्थानीय रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि योजना सेना की पारंपरिक मजबूती, अनुभव और दीर्घकालीन दक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करते उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कर्नल नेगी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि ये युवाओं के लिए सेना केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। उनके मुताबिक अग्निवीर योजना राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा को कमजोर करने का काम कर रही है। इस मौके पर विचार मंच बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के RP ध्यानी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यह हस्ताक्षर अभियान तब जारी रहेगा जब तक सरकार युवाओं की आवाज नहीं सुनती है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीति माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। नेगी हूँ, पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आज हम अपने आंदोलन को रथ को लेकर के खटीमा में पहुंचे हैं। इसका मुहिम है अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान करना। ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है जो हम सभी जिलाओं में जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चरण कर लिए हैं, जिसमें 2 चरण गढ़वाल मंडल में थे, 1 चरण हमारा कुमाऊं मंडल में था और चौथे चरण के रूप में हम आज खटीमा में पहुंचे हैं। साथियों, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे देश के जो सैनिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि युवाओं की रोजगार के ऊपर आघात पहुंचा है, जो रोजगार की संख्या को कम कर दिया गया है और जो रोजगार इनको मिलेगा भी वो सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद उनका भविष्य फिर वही रह जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसे हमारे युवाओं के रोजगार को कम कर दिया गया है और उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी प्रकार से जो सैन्य की परंपराएं होती हैं वो सालों साल, कई यूनिट्स तो 100-200 साल पुरानी होती हैं। इतने पुराने यूनिट्स की जो हिस्ट्री बनती है उन सैनिकों से बनती है, सैनिकों के परमानेंट होने से बनती है। किंतु जब सिर्फ एक 4 साल का अग्निवीर जब भर्ती होएगा यूनिट में, तो यूनिट की परंपराओं को इससे बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा और वो अपने को इस काबिल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार से नहीं हो पाती है। ये अग्निवीर ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी, जबकि जो रेगुलर फौजी की ट्रेनिंग कम से 1.5-2 साल की होती है और उसके बाद उसको निरंतर ट्रेनिंग दिया जाता है। नेगी हूँ, पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी की लाइफलाइन माने जाने वाली देहरादून मसूरी मोटर मार्ग पर जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस नया स्थायी डबल लेन पुल तैयार किया जाएगा। मंगलवार को उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिव मंदिर के निकट करीब 12 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस नए पुल के निर्माण में मसूरी आने जाने वाले लाखों पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा
कि राज्य सरकार प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने और जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तक समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मंत्री ने कहा कि देहरादून मसूरी मार्ग राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन मार्गों में शामिल है और ये पुल मसूरी की लाइफलाइन के रूप में काम करता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 की आपदा में पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वैली ब्रिज बनाकर यातायात सुचारू किया गया था। अब स्थायी समाधान के रूप में आधुनिक तकनीक से नया डबल लेन पुल बनाया जाएगा। इससे भविष्य में बढ़ते यातायात दबाव को आसानी से संभाला जा सकेगा। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराया हुआ है और बेवजह आरोप लगाकर खुद को राजनीतिक रूप से जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनावों में बीजेपी को 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है, जिससे साफ है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव बरकरार है। वहीं मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और स्थानीय व्यापारियों ने पुल निर्माण को मसूरी के लिए बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है कि इससे पर्यटन सीजन में लगने वाले आम जाम यातायात दबाव को काफी कम करेगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जोशी जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा को यहाँ पे एक निर्माण दवाई शुरू करी, आज इसका शिलान्यास किया गया है और जैसे कि संबंधित विभाग ने कहा है कि 4 महीने के अंदर ये जो स्थायी पुल निर्माण है ये पुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हमने लंडौर वाला जो हमारा भूदशा वाला एरिया है उसको भी हमने उनके संज्ञान में डाला था, क्योंकि न्यू LNMC की रिपोर्ट भी आ चुकी है और संबंधित विभाग तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि संबंधित विभाग तो पालिका ही है, रोड पालिका की है, लेकिन तकनीकी रूप से जो विभाग उस काम को देखेगा वो PWD हमने रिकमेंड करा है कि PWD उस काम को करे। लेकिन अभी जनगणना में सभी अधिकारियों की ड्यूटी होने की वजह से ये काम थोड़ा अधर में लटक गया था, लेकिन अभी एक्शन साहब से बात हुई है। माननीय मंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि जिन सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है, जिनको हम लंडौर रोड पे जिनसे हम काम करवा सकते हैं उनकी ड्यूटी वहां से हटा करके वहां पे कोई दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं जनगणना में, और इनको किसी क्रम उस काम को शुरू करने जा रहे हैं। लंडौर वाले काम का हमारी कोशिश है कि हम मसूरी की लाइफलाइन जो मसूरी मोटरमार्ग का पुल था 16 सितंबर को क्षतिग्रस्त हो गया था। आज मसूरी का आवागमन पूरे क्षेत्र में टूट गया था। हमने 48 घंटे के अंदर एक वैली ब्रिज बनाकर मसूरी को समर्पित किया। फिर वहां के लोगों का आग्रह हुआ कि पुल पर्याप्त नहीं है, एक और बनाइएगा, हमने उसको बनाया और आज 12 करोड़ की लागत से 2 लेन ब्रिज जिसका शिलान्यास मेरे द्वारा यहाँ पर किया गया। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह पर तुरंत ये धनराशि स्वीकृत की। 4 महीने के अंदर इस पुल को पूरा करके हम मसूरी की जनता को प्रेरित करेंगे ताकि आने वाले हमारे मसूरी के निवासियों को कोई दिक्कत न हो। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब कांग्रेस विधायक रवि बहादुर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और टोल कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता और गाली गलौज करने के आरोप लगाए। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि स्थानीय निवासियों को टोल फ्री सुविधा देने के मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा है और टोल कर्मचारी आए दिन क्षेत्र के लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, जिससे जनता में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन के दौरान माहौल और ज्यादा गर्मा गया जब विधायक समर्थकों ने टोल बैरियर तोड़ दिए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विधायक रवि बहादुर भी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे तक टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों को बिना शुल्क के निकलवाया गया। इस दौरान टोल पर लंबी लाइनें लग गई और मौके पर अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। काफी देर तक टोल प्रबंधन की कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया। बाद में कांग्रेस युवा मोर्चा के लक्ष्य चौहान और अन्य समर्थक बातचीत के लिए टोल प्रधान के पास पहुंचे। टोल मैनेजर ने कहा कि वो केवल कर्मचारी हैं और विधायक की मांगों को भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तक पहुंचाया
पहुंचा सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रतिदिन लगभग 5000 स्थानीय वाहनों को बिना शुल्क के टोल से गुजरने दिया जाता है और इसका पूरा रिकॉर्ड प्रशासन के पास मौजूद है। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि वो शांतिपूर्ण वार्ता के उद्देश्य से आए थे, लेकिन बातचीत में देरी और स्थानीय लोगों के सम्मान की अनदेखी के कारण स्थिति बिगड़ी। उन्होंने मांग की है कि स्थानीय लोगों को टोल फ्री सुविधा दी जाए, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और टोल प्लाजा पर स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। यह विरोध क्या है? अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आए हैं। ये तो देश में मोदी जी बहुत थे गरीबों का खून चूसने के लिए। ये एक नई इन्होंने परंपरा टोल वाली ला दी, और टोल वाली ऐसी परंपरा ला दी। गुरुकुल के प्रोफेसर का फोन आया। तो वहीं खटीमा के विकास खंड सभागार में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर लोग पहुंचे। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौड़िया की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में जनता से सीधा संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी गई। तहसील दिवस के दौरान नाली निर्माण, हैंडपंप, शिक्षा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पानी, बिजली और भूमि विवाद से जुड़ी कुल 92 शिकायतें दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 22 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि 40 अन्य समस्याओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो जनता की समस्याओं को शांत मन और गंभीरता से सुने, जिस स्तर की समस्या हो उनका समाधान उसी स्तर पर सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को आवश्यक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हूँ पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आज हम अपने आंदोलन को रथ को लेकर के खटीमा में पहुंचे हैं। इसका मुहिम है अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान करना। ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है जो हम सभी जिलाओं में जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चरण कर लिए हैं, जिसमें 2 चरण गढ़वाल मंडल में थे, 1 चरण हमारा कुमाऊं मंडल में था और चौथे चरण के रूप में हम आज खटीमा में पहुंचे हैं। साथियों, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे देश के जो सैनिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि युवाओं की रोजगार के ऊपर आघात पहुंचा है, जो रोजगार की संख्या को कम कर दिया गया है और जो रोजगार इनको मिलेगा भी वो सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद उनका भविष्य फिर वही रह जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसे हमारे युवाओं के रोजगार को कम कर दिया गया है और उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी प्रकार से जो सैन्य की परंपराएं होती हैं वो सालों साल, कई यूनिट्स तो 100-200 साल पुरानी होती है। इतने पुराने यूनिट्स की जो हिस्ट्री बनती है उन सैनिकों से बनती है, सैनिकों के परमानेंट होने से बनती है। किंतु जब सिर्फ एक 4 साल का अग्निवीर जब भर्ती होएगा यूनिट में, तो यूनिट की परंपराओं को इससे बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा और वो अपने को इस काबिल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार से नहीं हो पाती है। ये अग्निवीर ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी, जबकि जो रेगुलर फौजी की ट्रेनिंग कम से 1.5-2 साल की होती है और उसके बाद उसको निरंतर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वही हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार 2026 के तहत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। जिले भर में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 72 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे हैं। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में ढाबों, होटलों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस टीमों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहे और राहगीरों को परेशान करने वाले लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार कोतवाली झबड़ रेडा क्षेत्र में 26 लोगों को, रुड़की में 21, लक्सर में 13 और थाना बहादुराबाद में क्षेत्र में 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन सभी पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अशांति फैलाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कई लोग शराब के नशे में महिलाओं पर फब्तियां कसते और राहगीरों के साथ अभद्रता करते पाए गए। ऐसे असामाजिक तत्वों को न केवल हिरासत में लिया गया, बल्कि उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में ऐसी हरकत दोहराने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन प्रहार 2026 आगे भी लगातार जारी रहेगा और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने
आमजन से भी अपील की है कि यदि कोई खुलेआम शराब पीकर हुड़दंग करने या महिलाओं के साथ अभद्रता करने की घटनाएं दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और महिलाओं और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। तो वहीं देहरादून मसूरी मार्ग पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में राशन और कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक करीब 20 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे मसूरी झील में से लगभग 200 मीटर आगे देहरादून की ओर जा रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस और जिला और उप जिला चिकित्सालय की टीम मौके पर पहुंची। खाई काफ़ी गहरी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया गया। संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर काफ़ी मशक्कत के बाद घायल और मृतक को खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक संख्या UK 07 देहरादून रेलवे स्टेशन से कोल्ड ड्रिंक और तेल और अन्य राशन सामग्री लेकर उत्तरकाशी जा रहा था। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में चालक मुबारिक निवासी टिमटी सहारनपुर देहरादून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेल्पर साजिद गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवेंद्र चौहान ने बताया है कि शुरुआती जांच में चालक को नींद का झोंका आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक और घायल के परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पहाड़ी मार्गों पर लगातार हो रही सड़क हादसे पर चिंता जताई है और प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है। ये ट्रक के बारे में सूचना मिली थी करीब सुबह 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी। एक ट्रक खाई में गिर गया। सूचना पर पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पे आई तो देखा कि एक ट्रक जो देहरादून से चला उत्तरकाशी जाना था, इसको सड़क से नीचे करीब 100 मीटर नीचे खाई में गिर गया। कितने लोग इसमें सवार थे और क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? नहीं, इसमें 2 लोग सवार थे और एक की संभवतः मृत्यु हो गई, एक घायल है। बाकी 108 के कर्मचारी भी नीचे में फर्स्ट एड दे रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है मौके पर और उसको घायल को निकालने का, मृतक की डेड बॉडी निकालने का प्रयास किया। वजह क्या मान रहे हैं सर? अभी स्पष्ट तो नहीं हुई वजह, लेकिन ये लगता है कि शायद नींद के झोंके में ऐसा कुछ हुआ हो, संभवतः ऐसा ही लग रहा है। और बाकी जब विस्तृत जांच की जाएगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। टिमली गांव है, वहाँ के हैं मूल रूप से। हाँ, ये जानकारी के परिजनों को दे दी गई है, बाकी ट्रक मालिक को भी दे दी है। तो वही हरिद्वार में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 20 बेड वाले महिला अस्पताल में डिलीवरी सेवाएं शुरू हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस चेनराय महिला अस्पताल को PPP मोड पर संचालित किया जा रहा है और अब यहाँ गर्भवती महिलाओं को इलाज और प्रसव संबंधी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल की बिल्डिंग करीब 2.5 साल पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन संचालन के लिए कंपनी चयन प्रक्रिया लंबी खींचने के कारण अस्पताल पूरी तरह से शुरू नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से अब तक यहाँ डिलीवरी सेवाएं शुरू नहीं हो सकी थी। अब स्वास्थ्य विभाग की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अस्पताल को पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO ने बताया है कि अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ प्रसूति सेवाएं शुरू कर दी गई है, जिससे हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर, स्टाफ, आधुनिक उपकरण, इमरजेंसी सेवाएं भी मौजूद रहेगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस अस्पताल के शुरू होने से जिला अस्पताल पर बढ़ता दबाव कम होगा और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। खासतौर पर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले महिलाओं को अब इलाज के लिए दूसरे शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल में सेवाएं शुरू होने पर खुशी जताई है और इसे हरिद्वार के स्वास्थ्य ढांचों के लिए बड़ा कदम बताया है। तो वहीं हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में मगरमच्छों की बढ़ती आवाजाही से लोगों में दहशत का माहौल है।
बुग्गावाला इलाके में बंजारावाला गांव में एक किशोर को मगरमच्छ द्वारा निवाला बनाए जाने के बाद की घटना को अभी तक एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि अब पास के बुग्गावाला गांव में एक और मगरमच्छ घर के अंदर घुस गया। बताया जा रहा है कि बुग्गावाला गांव निवासी मुकेश पाल के घर में अचानक मगरमच्छ घुस गया। घर के अंदर मगरमच्छ को देखकर परिवार में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। लगातार दूसरी बार मगरमच्छ मिलने की घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि राजाजी नेशनल पार्क से सटे क्षेत्र वाणिज्यों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।